अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, कराची में गुज़श्ता 3 रोज़ से जारी बारिशों का सिलसिला कल के रोज़ बुध के रोज़ कुछ थमा था और मामूलात ज़िंदगी बहाल होना शुरू हुए ही थे कि आज एक बार फिर से कराची में मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर को डुबो दिया और शहर एक बार फिर से पानी पानी हो गया है। शहरी फिर से ज़लील ख्वार हो रहे हैं और हुक्मरान जो हैं वो सिर्फ अपने इक़्तिदार के मज़े लूट रहे हैं। बारिश जब थमेगी, पानी उतरेगा, ये सियासी नुमाइंदे भी बाहर निकलेंगे, फिर 2-4 गलियों के राउंड लगाएंगे, मीडिया से बातचीत करेंगे, अपने हरीफों पर इल्ज़ामात लगाएंगे और फिर खुशी से जाकर अपने महलों में बैठेंगे, अपने दफातर में बैठेंगे और वही नॉर्मल रूटीन उनकी तो शुरू हो जाएगी। लेकिन आपको कोई ये बताता नज़र नहीं आएगा कि उन्होंने आवाम को रिलीफ देने के लिए किया क्या है। इस बात का भी कोई जिक्र नहीं करेगा कि जब कराची शहर को बर्बाद किया जा रहा था, जब नालों पर गैर कानूनी तजावुज़ात बनाई जा रही थी, जब महकमों में घोस्ट भर्तियां की जा रही थी और जब मेयर से इख्तियारात छीने जा रहे थे, जब गैर कानूनी तौर पर आबादकारियाँ वहाँ पर की गई और जब बग़ैर किसी प्लानिंग के शहर बढ़ता चला गया, तब ये आखिर सब लोग कहाँ थे? तब किसी ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? तब उन्होंने किसी ने एहतजाज क्यों नहीं किया? इस बात का भी कोई शायद जिक्र नहीं करेगा कि कराची जो कि सिंध को 90% से ज़ायद जो है ना वो रेवेन्यू देता है, वफाक का 60 से 70% बोझ उठाता है, इस शहर को नज़रअंदाज क्यों किया गया? और तो और हैरानकुन बात यह है कि कोई ये भी नहीं बताएगा कि आखिर शहर को जो थोड़ा बहुत बजट दिया भी जाता है वो जाता कहाँ है, शहर में लगता कहाँ है? भाई लगता भी तो कहीं नज़र नहीं आता। सूबाई और वफाकी हुकूमतों के मंसूबे कई सालों से पेंडिंग चले नज़र आते हैं। ना ग्रीन लाइन बन सकी है, ना K4 मुकम्मल हो सका है। क्यों नारों और दावों से यहाँ के लोग जो है ना वो सिर्फ उन लोगों के दिल ही बहलाए गए हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि कराची में बदअमनी फैलाने में अगर बैरूनी हाथ मुलव्विस थे तो आज जो इस शहर की हालत है इसके ज़िम्मेदार जो है अपने ही मुल्क में मौजूद लोग हैं, फिर चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी सियासी जमात से हो, फिर चाहे वो मकामी हुकूमतें हों, सूबाई हो या वफाकी, ये सब कराची शहर की बर्बादी के ज़िम्मेदार हैं। कराची में आज भी बारिश के सिलसिले के साथ साथ तबाही का सिलसिला जारी रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला तो रात 11 बजे तक जारी रहेगा, लेकिन तबाही का सिलसिला कब थमेगा? अफसोस है इस बात का कि इस बारे में कोई कुछ नहीं जानता है। सिर्फ गुज़श्ता 3 रोज़ में बारिशों की वजह से मुख्तलिफ हादसात में 14 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। घरों में, दुकानों में पानी दाखिल होने की वजह से लोगों का इतना ज़्यादा जो है ना वो नुकसान हो चुका है। लाखों गरीब लोग जिनके सर पर सिर्फ छत थी, बारिश की तबाहियों की वजह से वो भी आज छिन चुकी है। अब ये बेआसरा मजबूर लोग आखिर कहाँ जाए, क्या करें? ना सूबाई हुकूमत एक्टिव नज़र आ रही है, ना ही वफाकी। कोई अगर इदारा काम कर रहा है तो वो पाक फ़ौज का इदारा काम कर रहा है रिलीफ देने के लिए लोगों को, लेकिन कब तक फ़ौज और फ़ौज के इदारे ये सब काम करेंगे? इस वक्त बारिश के बाद इस शहर की क्या सूरत हाल है? हमने अपने इस सेगमेंट के लिए बहुत से एनालिस्ट से आज बात की, क्या आकर इस पर बात करें कराची के लोग, पॉलिटिशियन, लेकिन सबके ज़ुबान पर आज सिर्फ एक ही बात थी और एक ही गिला था, शिकवा था। हम कैसे बात कर सकते हैं? हमारे तो घरों में ख़ुद पानी आ गया, आप लोग कैसे DSNG भेजेंगे? कैसा अपना जो टेक्निकल अमला है वो यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता है। हमारे तो घरों के अंदर तक पानी आ गया, जिसकी वजह से वो लोग खुद से साइकोलॉजिकली जो है ना ये प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो हमने सोचा कि अपने नुमाइंदे से अब बात करें और जानें कि शहर की इस वक्त हालत क्या और लोग किस अजियत से, किस कर्ब से गुजर रहे हैं। वकास बाकिर है हमारे कराची के नुमाइंदे, उन्होंने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया वकास आपका। वकास, इस वक्त जिस जगह पर आप देख रहे हैं मुझे तो लग रहा है कोई दरिया ही लग रहा है, कोई आम ये मेन रोड नहीं लग रही है। तो सड़क पे जाहिर सी बात है आसपास जो दुकानें, लगता है कि लोगों का कारोबार ज़िंदगी, मामूलाते ज़िंदगी बिल्कुल ठप होकर रह गया। आप डिफेंस के इलाके में खड़े, इतना पॉश इलाका है ये। देखिए, मैं इस वक्त 1.5 करोड़ बेबस इंसानों के शहर बेअमा कराची से मुखातिब हूँ। इस वक्त सूरत हाल यह है कि मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में बारिशों के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। ये तस्लीम किया जाना चाहिए कि कराची में रिकॉर्ड बारिशें हुई हैं और गुज़िश्ता 90 सालों का बारिशों का हालिया रिकॉर्ड टूटा है और रिकॉर्ड बारिशों के बाद कराची शहर में इस तरह की सूरत हाल होना कोई मायूब बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर मसला यह है कि जब डिजास्टर की सूरत हाल पैदा हुई तो सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत और मुकामी हुकूमतों के नुमाइंदगी क्या कर रहे थे कि महकमा मौसमियात की पेशिनगोई पहले मौजूद थी, मूनसून स्पेल और इसके मुमकिन नुकसान और खदशात से आगाह किया गया था।
अगर सूबाई और विफाकी हुकूमतें जो कि इक्तिदार में मौजूद हैं, अवामी नुमाइंदे मौजूद हैं, अगर उन्होंने कराची शहर के लिए कुछ किया होता तो ये सूरत हाल इसको कम किया जा सकता था। यकीनी तौर पर जब बारिशें, तूफानी बारिशें होंगी तो पानी जमा होगा और उसको फौरी तौर पर ड्रेन करना मुमकिन नहीं होगा। लेकिन अगर इसको हुकूमतों के पास दरकार मशीनरी, अफरादी कुव्वत और काम करने की विल होती तो कराची शहर की ये सूरत हाल नहीं होती। मैं किसी कराची की मदाफाती बस्ती में नहीं, किसी नशेबी इलाके में नहीं, किसी कच्ची आबादी में नहीं, कराची के सबसे पोश इलाके डिफेंस में मौजूद हूँ, जो कि विफाकी हुकूमत के जेर इंतजाम इलाका है। मेरे कैमरामैन अम्मार खान ने आपको दिखाएं कि ये सूरत हाल, ये कोई कराची के डिफेंस की शाहरा नहीं बल्कि कोई समंदर का मंजर। यकीनी तो डिफेंस का इलाका समंदर से करीब है। ये डिफेंस की दोनों शाहराएं जो है वो मुकम्मल तौर पर जेर आब है। इसके वस्त में जो बरसाती नाला गुजरता है वो जो है मुकम्मल तौर पर ओवरफ्लो हो चुका है और ये ताहद निगाह ये सूरत हाल है। सिर्फ डिफेंस के इस एक ब्लॉक की ये बात नहीं है, जो डिफेंस के करीबन तमाम ही ब्लॉक्स में सूरत हाल इसी तरह की है। अगर पॉश इलाके का ये हाल है तो दूसरे जो नशेबी इलाके हैं, दूसरे जो औरंगी टाउन है, कोरंगी है, मलीर है, इन इलाकों की क्या हालत होगी? और फिर हम देखते हैं कि जब इतनी बारिश होती है जो बिजली का निज़ाम है वो भी ख़राब हो जाता है, कि इलेक्ट्रिक के सारे पोल खुल जाते हैं, जब तारें पानी में गिरती हैं, लोग करंट लगने से मरते हैं। क्या उन इलाकों में इससे भी बुरी सूरत हाल है? लोग किस कर्ब से गुजर रहे हैं वहाँ पर? देखिए, इसमें थोड़ी सी मैं तफसील से बताना चाहूँगा। कराची शहर की इस वक्त सूरत हाल यह है कि औरंगी से लेकर मलीर तक, केमाड़ी से लेकर कोरंगी तक कराची शहर का कोई इलाका, कोई गली, कोई शारा ऐसी नहीं है जो कि मुतासर ना हो। अगेन मसला ये नहीं है कि बारिश के बाद बरसाती पानी जमा हुआ, मसला सिर्फ इतना सा है कि कराची शहर में विफाकी हुकूमत की 6 कंटोनमेंट्स बोर्ड हैं, केपीटी है, सिविल एविएशन अथॉरिटी है और दीगर इदारे हैं। सूबाई हुकूमत के पीडीए में है, मकामी हुकूमतों के पास केएमसी, 6 डीएमसी और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के इदारे मौजूद हैं। हजारों मुलाजमीन हैं, करोड़ों रुपए सालाना जो इनकी अरबों रुपए इनके तनख्वाहों का बजट है। तरक्याती और गैर तरक्याती मसारिफ में अलग बजट मौजूद है। क्या यहाँ सूरत हाल यह है कि कराची का कोई इलाका ऐसा नहीं है, रिहायशी इलाका हो, तिजारती इलाका हो या कोई सनती इलाका हो, जहाँ पर सूरत हाल ना हो और लोगों को तो ऐसे में मामूलाते जिंदगी कैसे चल रहे हैं? जाहिर है कोविड के बाद 5 महीनों के बाद अल्लाह अल्लाह करके सूरत हाल नॉर्मल हुई, कारोबार ज़िंदगी मामूल पर आए, लोगों ने कामों पर जाना शुरू किया, कारोबार लोगों के खुले। लेकिन पिछले 4-5 दिनों से हम जो कराची की हालत देख रहे हैं, ये तो लगता है कि सब कुछ फिर से बंद होकर रह गया है। लोग घरों तक मैसूर भी क्या होंगे, लोगों के तो घरों में इतना पानी दाखिल हो गया कि लोग बाहर निकल ही नहीं सकते। तो दफातर में जो तिजारती कामों के मामूलात है रोजाना के, क्या वो बिल्कुल बंद है? लोग घरों से निकलेंगे नहीं तो कामों पर कैसे जाएंगे? जी बिल्कुल, आज जो अगर सिर्फ जो मूसलाधार बारिश के बाद कराची के करीबन तमाम ही तिजारती इलाकों में कारोबारी सरगर्मियां आज नहीं हुई। मुख्तलिफ तिजारती मराकज़ में, ओल्ड सिटी एरियाज की दुकानों में बरसाती पानी जमा होना शुरू हुआ, बड़ी बड़ी मार्केट्स जो हैं वो ज़ेर आब आ गई और तिजारती सरगर्मियां सुबह से लेकर अब तक नहीं हुई। न सिर्फ ये कि जो ओल्ड सिटी एरिया को शाहराह फैसल से मुतसिल जो तिजारती मार्केट्स हैं, दफातर हैं, लाखों लोग जो दफातर में काम करने के लिए खासतौर पर सनती इलाकों में कबल वक्त छुट्टी कर दी गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए निकले हैं और जो लोग कारोबार के लिए, नौकरी के लिए मुलाजमत पेशा अफराद दफातर पहुंच भी पाए थे किसी मुश्किल से, वो अब सूरत हाल यह है कि कराची शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर फंसे हुए हैं। हजारों गाड़ियां हैं, लोग, खवातीन जो दफातर में काम करने के लिए निकली थी, अब घर वापस जाना उनके लिए मुहाल हो गया है। अगर मैंने जैसा पहले बताया, सूबाई हुकूमत के पास मशीनरी होती, जहां गाड़ियां खराब हुई हैं वहां उनको जो उनका कुछ मुतबादिल इंतजाम किया जाता, कोई मदद की जा सकती थी। यहाँ बिल्कुल अल्लाह ताला ही रहम करे इस शहर पर और लोगों की जो मुश्किलात हैं, अजियत है, वो कम हो, लोग मसाइल हैं वो कम हो। बहुत बहुत शुक्रिया वकास बाकर आपका। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, विफाकी हुकूमत ने
गैस सस्ती करने के हवाले से ओगरा के सिफारिशात को मुस्तरद कर दिया है। ओगरा ने गुज़श्ता महीने सुई नॉर्दर्न की मौजूदा कीमत में 6%, सुई सदर्न की कीमत में 2% कमी की सिफारिश की थी। पेट्रोलियम डिवीजन ने अवाम को रिलीफ क्यों नहीं दिया? आइंदा साल सिंध को किस हद तक गैस किल्लत का सामना करना पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट ने गैस कंपनीज को गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सीज की मद में हुकूमत को 417 अरब रुपए अदा करने का फैसला किया था। इस फैसले से हुकूमत को किस हद तक मुआशी इस्तेहकाम हासिल होगा? हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में किस हद तक गैस चोरी को रोकने में कामयाब हुई है? हालिया पेट्रोल बहरान की तहकीकात इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है? कितनी कंपनीज के खिलाफ अब तक जो है ना वो कार्रवाई हो चुकी है? मुल्क में यूरो 5 पेट्रोल की फराहमी से माहौलियाती आलूदगी किस हद तक कम होगी? IPP से हुकूमती मुआहदे के बाद क्या सस्ती बिजली अवाम को मुयस्सर होगी? हुकूमत मुल्क में मुतबादिल तवानाई के ज़राए के हवाले से क्या इकदाम कर रही है? और फिर CPEC के तहत वजारत पेट्रोलियम किन मंसूबों पर काम कर रही है? और सबसे बढ़कर वजारत पेट्रोलियम को इस वक्त किस किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है? इन तमाम मौज़ूआत पर आज मैंने अपने प्रोग्राम में इन्वाइट किया है वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर साहब को। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम बाबर साहब आपका। नदीम बाबर साहब, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा ने गैस की कीमतों में 6% कमी का जो फैसला किया था, 1 जुलाई से इसको इम्प्लीमेंट होना था, लेकिन पेट्रोलियम डिवीजन ने 21 अगस्त को सिफारिश की कि गैस की कीमतों में कोई तब्दीली ना की जाए। 2 महीनों की ताख़ीर हो चुकी है। क्या वजह है कि जब कोई महंगाई होती है, कीमतें बढ़ती हैं तो रात 12 बजे से पहले उसका इत्तलाक हो जाता है, लेकिन जब सिफारिशात भी आती हैं कमी की रिलीफ देने की तो ये आवाम तक क्यों नहीं पहुँचाया जाता? सर शाज़िया, ये आप आधी बात कर रही हैं, सो मैं बात को मुकम्मल कर देता हूँ। जब इस हुकूमत ने बागडोर संभाली तो तकरीबन 145 अरब रुपए के पुराने वो कॉस्ट्स जो ओगरा ने तो रेकमेंड किए थे लेकिन हुकूमत ने वो टैरिफ में शामिल नहीं किए थे, वो 145 अरब रुपए की सर्कुलर डेट खड़ी थी जी। सो इस वक्त जब 2 से 6% कमी की कैलकुलेशन ओगरा ने करके भेजी है तो हम महसूस करते हैं पेट्रोलियम डिवीज़न में कि वो जो 145 अरब रुपए का सर्कुलर डेट का पहाड़ खड़ा है गैस साइड पे जो इस हुकूमत ने विरसे में जिसको मिला था, हमें उसमें कुछ कमी करनी है ताकि आइंदा ये नंबर बढ़े भी ना और इसमें कुछ कमी लाई जा सके। सो ये 2 से 6% अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं बनता, इसलिए पेट्रोलियम डिवीज़न का ये मौक़िफ़ है कि हमें वही प्राइस मेंटेन करनी चाहिए। अच्छा। ये फाइनल डिसीजन इसकी तो काबीना करेगी और वो इंशाल्लाह अगले हफ्ते या 10 दिन में हम अपनी सिफारिशात काबीना को भेज देंगे। सही। अच्छा नदीम बाबर साहब, आपने कहा था कि हमें ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा इसको कानून और रूल्स में तब्दीली करने की ज़रूरत है और इसको तब्दीली करके इतना आपने कहा था कि इसको मजबूत करना होगा कि जो भी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी करने वाली कंपनीज होंगी ताकि उनका लाइसेंस मुअत्तल हो सके। अगर आप लोगों ने ऐसा नहीं किया तो मुस्तकबिल में फिर ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है जो पेट्रोल का एक क्राइसिस आया था, बहरान हुआ था, आपको पता है किस तरह ज़ख़ीरा अंदोज़ी सारा कुछ हुआ। तो इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं कि वाकई इन लोगों को, इन कंपनीज को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है? जी, इसमें देखें, इसमें 2 हिस्से हैं। एक तो बात यह है कि आया हमारी पॉलिसी में कोई ख़राबी या कमी थी जिसकी वजह से कंपनियों को ये मौका मिला कि वो सूरत हाल का फ़ायदा उठा सके, और दूसरा ये है कि अगर किसी ने अपने लाइसेंस या कानून की खिलाफ वर्जी की है तो उसके ख़िलाफ़ ओगरा एज ए रेगुलेटरी अथॉरिटी इन्फोर्समेंट एक्शन क्या कर सकता है। जो पहला हिस्सा है वो तो आपको मालूम है कि हुकूमत ने जो फ्यूल प्राइसिंग पॉलिसी है वो पिछले महीने बल्कि इसी महीने के शुरू में अप्रूव कर दी है, रिवीजन इन द पॉलिसी, और वो 1 सितंबर से लागू हो जाएगी। और इस पॉलिसी के तहत बजाय ये कि PSO की ख़रीदारी की बेसिस पे कीमत तय हुआ करे, ये 15 दिन के प्लैट्स एवरेज जो इंटरनेशनल इंडेक्स है उसकी बेसिस पे तय होगा। ये तो हो गई पॉलिसी साइड। जो इन्फोर्समेंट साइड है, जो ओगरा का काम है और उनके पास मुकम्मल इख्तियार है। मसला ये है कि हमारे 8600 के करीब लाइसेंस्ड पंप्स हैं मुल्क में, तकरीबन 3000 के करीब एजेंसीज हैं, और उसके अलावा काफ़ी तादाद में ऐसे पंप्स भी हैं जो किसी ऑयल मार्केटिंग कंपनी से मुंसलिक नहीं है। तकरीबन उनकी तादाद भी 1500 है। जी बिल्कुल।
अब इस तादाद को समझ लें, अब 10,000 पंप्स को मॉनिटर करने के लिए जो इन्फोर्समेंट की कैपेसिटी चाहिए ओगरा में, वो मौजूद नहीं है। सही। हमें ओगरा को रिसोर्सेज भी देने हैं कि वो इन्फोर्समेंट की कैपेसिटी बिल्ड करे, और उसके बाद उनका डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स के साथ, डीसी के साथ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उनका लिएजॉन भी सही तरीके से उसके एसओपीज बनाने हैं कि अगर वो किसी पंप को बंद करना चाहते हैं, इंस्पेक्ट करना चाहते हैं, तो वो चूँकि सारे मुल्क में बिखरे हुए हैं, तो उन्हें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल के चलना है। तो इसमें कानून साजी से ज़्यादा रिसोर्स अवेलेबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का अमल शामिल है, और वो हमने शुरू कर दिया है प्रोसेस। बिल्कुल सही। इंशाल्लाह जल्द अमल भी हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा नदीम बाबर साहब, ये नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन मंसूबा अगर आपकी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखा जाए तो एक नागुज़ीर हो चुका है। अब ये जो मंसूबा था, ये 2015 में नून लीग की हुकूमत ने फैसला किया कि 1 अरब 20 करोड़ क्यूबिक फीट यौमिया दरामदी गैस का उन्होंने कहा फैसला किया कि रशिया के साथ हुकूमती बुनियादों पर इसको तामीर किया जाए। उस वक्त ये मंसूबा 1 अरब 50 करोड़ डॉलर का था, जिसे अब रिसेंटली जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के सामने डिस्कस किया गया उनके साथ, तो डॉक्यूमेंट्स में जो बताया गया कि 2 अरब 70 करोड़ डॉलर का ये मंसूबा इस वक्त बन चुका है। ये कैसे इस मंसूबे की लागत बढ़ी? अब जो आप लोग प्राइस निगोशिएशन कमेटी इस पर बनाने जा रहे हैं, क्या वो इसकी प्राइस को देखेगी? कैबिनेट में ये तय होगा? आपको नहीं लगता कि ये बहुत पाइपलाइन मंसूबे की जो कीमत है ये बहुत ज़्यादा है, कौमी खजाने पर भी बोझ है, आवाम पर भी बोझ है, इतनी कैसे बढ़ गई ये कीमत? नहीं, देखिए शाजिया, इसको जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, वी आर कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। अच्छा। पहली बात तो ये है कि ये 2.7 का नंबर कोई फिक्स नंबर नहीं है। अच्छा। रशियन साइड की तरफ से हमारे पास कोई फिक्स्ड प्रपोजल नहीं है कॉस्ट का इस वक्त। अच्छा। ये मुख्तलिफ एस्टिमेट्स हैं। लेकिन दूसरी बात जो ज़रूरी है समझने की वो ये कि ओरिजिनली जब ये मंसूबा कंसीव किया गया था तो ये 1.2 बिलियन क्यूबिक फीट अ डे की कैपेसिटी का डिज़ाइन था। हम इसको 1.2 से बढ़ा के 1.6 तक ले जाना चाह रहे हैं। अच्छा। उसी पाइपलाइन की कैपेसिटी और साइजिंग बढ़ाना चाह रहे हैं। उसकी वजह ये कि इस तरह के प्रोजेक्ट रोज़ रोज़ तो लग नहीं सकते। ये तो डेकेड में 15 सालों में एक लग जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए हम महसूस करते हैं कि आने वाले वक्तों में हमें ये 1.2 BCF भी कम पड़ जाएगी कैपेसिटी एडिशनल ट्रांसपोर्टेशन के लिए। सो इसलिए इसको बड़ा किया जा रहा है। इसका फाइनल एस्टिमेट और कॉस्ट क्या होगी वो तो अभी नेगोशिएशन शुरू होनी है और उसके बाद तय होगा और ट्रांसपेरेंटली तय होगा और फाइनल इसकी मंजूरी तो काबीना ही देगी। वो प्राइस नेगोशिएशन कमेटी या कोई इंडिविजुअल तो तय नहीं करेगा। और चूंकि ये स्टेट टू स्टेट प्रोजेक्ट डिस्कशन है तो इसलिए इसकी कॉस्ट तो इस पे तो काफी। लेकिन नदीम बाबर साहब, आपने वीज दिए कि इस मंसूबे को GIDC की रकम या रशिया के साथ माली शराकतदारी पर कायम करके कम कीमत पर जो है ना इसको तामीर किया जाए, जबकि अगर आप देखें तो पाकिस्तान की सरकारी और जो निजी कंपनी है उनमें भी सलाहियत है कि इस पर काम कर सके, तामीर हो सके। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा और ये भी कंफ्यूजन है। आपने बहुत अच्छा किया कि सवाल पूछ लिया ताकि मैं ये क्लियर कर दूं। जो लास्ट सितंबर में हमारी रशियन गवर्नमेंट के डेलीगेशन के साथ आप समझ ले एक याददाश्त दस्तखत हुई थी, उसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है कि जो फिजिकल कंस्ट्रक्शन है पाकिस्तान में वो हमारी कंपनियां और हमारे सब कॉन्ट्रैक्टर्स ही करेंगे। अच्छा। जो पाइप इंपोर्ट होगा वो इस साइज का पाइप पाकिस्तान में नहीं बनता, जो कंप्रेसर्स हैं वो इस साइज के पाकिस्तान में नहीं बनते। सही। तो इक्विपमेंट बाहर से आएगा लेकिन कंस्ट्रक्शन हमारी कंपनियां ही करेंगी। और जहाँ तक ताल्लुक है GIDC के फंड्स का, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। जब फरवरी में ये कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा था तो हमने खुद दरख्वास्त दी थी कि हम इस पाइपलाइन को GIDC फंड से बनाना चाहते हैं। सही। हमें इसमें जो तकनीकी महारत या एक्सपर्टीज़ या इक्विपमेंट इंपोर्ट की हद तक रशियन कंपनीज़ के साथ हम शराकतदारी ज़रूर चाहते हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा पाइपलाइंस जो हैं वो अमेरिका में नहीं है, वो रशिया में है। सबसे ज़्यादा लेंथ जो है वो रशियन है। तो इसलिए हम महसूस करते हैं कि अगर उनकी हम टेक्निकल एक्सपर्टीज़ ले लें और GIDC के फंड जो सुप्रीम कोर्ट ने अब हमें इजाज़त दी है कि वो हम कलेक्ट कर सकें, और हम सुप्रीम कोर्ट के बहुत शुक्रगुजार हैं इस बात पे
कि ये 10 सालों से ये झगड़ा चल रहा था और उन्होंने फाइनली इस पे अपना वर्डिक्ट दे दिया है। तो हमारी कोशिश यही होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने फंड्स इस्तेमाल करें ताकि उसकी कॉस्ट भी कम हो, उस पर रिटर्न भी कम देनी पड़े। तो और जहाँ तक तकनीकी महारत और इक्विपमेंट का ताल्लुक है वो उसमें हम रशियन शराकत ज़रूर चाहेंगे। तो ये ईटी कंपनी, इसका क्या मामला चल रहा है नदीम बाबर साहब? कहा जा रहा है कि कुछ बिजनेस ग्रुप्स हैं जो बड़ा एम्फेसाइज कर रहे हैं इस चीज़ पर कि इस कंपनी को जो है ना, इस कंपनी के साथ काम किया जाए, जबकि पाकिस्तान के बहुत से मुतल्लिका इदारों ने छानबीन करवाई और पता चला कि ये वो रेलेवेंट नहीं है, वो तजुर्बा नहीं है। लेकिन कुछ शख्सियात हैं जो जोर दे रही हैं इस कंपनी के साथ काम करने के लिए। इज इट ट्रू? नहीं, ऐसे नहीं है। मैं बैकग्राउंड बता दूं। पिछले 5 साल में जब से ये प्रोजेक्ट कंसीव किया गया, रशियन साइड से 6 मुख्तलिफ कंसोर्शिया दिए गए। बिल्कुल। हमने इस गवर्नमेंट ने आके रशियन गवर्नमेंट को ये कहा कि हम चाहते ये हैं कि जो भी वो कंसोर्शियम दें उन पे 2 चीज़ें लाजिम हैं। एक तो ये कि उसमें रशियन गवर्नमेंट की अपनी शमूलियत लाजमी है। सही। दूसरा, अब 100% प्राइवेट कंपनी नहीं हो सकती, बेशक वो रशियन क्यों ना हो। हम ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ऑफ रशिया की अपनी शराकत ज़रूरी है। और दूसरा उन्हें हमने कहा कि जो भी आप कंपनी दें उस पे सैंक्शंस नहीं होनी चाहिए, अमेरिकन सैंक्शंस। तो इन द एंड उन्होंने जो लास्ट अपनी तरफ से कंसोर्शियम दिया उसमें रशियन मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी की अपनी एक कंपनी है। अच्छा। और एक ये कंपनी है ईटीके जी। अब ये जो उन्होंने ईटीके कंपनी का नाम दिया, ये कंपनी स्पेसिफिक पर्पस कंपनी थी जो इस काम के लिए उन्होंने एक सब्सिडरी बनाई। अच्छा। तो जब इस पे तफसीलन फॉरेन ऑफिस और रशियन गवर्नमेंट के दरमियान इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हुई तो उन्होंने इस कंपनी की जो सिस्टर कंपनीज़ हैं उनके मुतालिक काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन दी, जिसमें इन्होंने कुछ 4000 किलोमीटर की रशिया में पाइपलाइंस डाली हुई हैं, हर किस्म का इक्विपमेंट सप्लाई किया हुआ है। तो वो इट्स अ ग्रुप ऑफ कंपनीज। लेकिन मैं उससे बाला नज़र दोबारा से दोहराऊंगा कि हमारा ये एग्रीमेंट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, रशियन गवर्नमेंट के साथ है। सही। और रशियन गवर्नमेंट अपनी मिनिस्ट्री की एक कंपनी दे रही है और उसके साथ एक प्राइवेट कंपनी अटैच कर रही है। अच्छा। तो एज लॉन्ग के उसके कोई अमेरिकन सैंक्शंस का इशू ना हो और उसके पास एक्सपर्टीज़ है, हमारा ताल्लुक तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशनशिप है। और स्पेशली जब उसकी फंडिंग भी हम ज़्यादातर अपने GIDC फंड से इंशाल्लाह करेंगे तो हमें ज़्यादा इक्विपमेंट इंपोर्ट और टेक्निकल एक्सपर्टीज़ चाहिए, बजाय इसके कि हम लेकिन कुछ सवालात उठ रहे हैं ईटीके पर कि वो रेलेवेंट नहीं है, तजुर्बा नहीं है, फाइनेंशियली साउंड नहीं करती है, तो इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ठीक है, नहीं ये दुरुस्त नहीं है। शुरू पे ये सवाल उठा था, लेकिन हाँ। जब उस पे ड्यू डिलिजेंस की गई तो फॉरेन ऑफिस को रशियन गवर्नमेंट ने ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा नदीम, अब जरा कुछ बात कर ले। तो जब पेट्रोल बहरान की इन्वेस्टिगेट कराने के लिए जो एक इंक्वायरी कमीशन बनाया था, इसने काम शुरू नहीं हुआ। पता चलना चाहिए जाहिर है कि मुल्क में पेट्रोल बहरान कैसे आया, किसने किया, कौन जिम्मेदार था, ऑयल मार्केटिंग कंपनी से इतनी सप्लाई महदूद क्यों की। तो ये सब क्वेश्चन जाहिर है आज भी आवाम के जहनों में हैं, जो किल्लत का सामना करना पड़ा। तो कहाँ तक पहुंची है इन्वेस्टिगेशंस? इस कमीशन ने 6 अगस्त को काम शुरू कर दिया था और 2 मेंबरान, ये 8 या 9 मेंबरान का कमीशन था। 2 मेंबरान ने माजरत की थी, एक अपनी सेहत की वजह से और एक ने अपनी कमिटमेंट्स की वजह से। हाँ। उन 2 मेंबरान की जगह और 2 मेंबर्स कैबिनेट ने ऐड कर दिए हैं, लेकिन इस कमीशन ने अपनी तहकीकात और रिपोर्ट बनाने का काम 6 अगस्त को शुरू कर दिया था। हाँ। अब उनको ओरिजिनली तो 1 महीना दिया गया था, लेकिन चूँकि 2 मेंबरान उनके तब्दील हुए हैं तो लाइकली ये है कि उनकी तरफ से कोई 15-20 दिन या शायद महीने की एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट कैबिनेट को जाए। वो कैबिनेट की सवाबदीद है, वो टाइम उन्हें दे देंगे। बट इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है कि ये सितंबर के आखिर से पहले इसकी रिपोर्ट भी कंप्लीट हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। जहाँ लोग है कि कौन जिम्मेदार था, हाँ। वो नेचुरली ये तयन करेंगे। चूँकि मैटर इस कमीशन के सामने है और लाहौर हाई कोर्ट ने भी इसकी कॉग्निजेंस ली हुई है, तो इसलिए इसमें मैं ओपिनियन या अपना व्यू नहीं देना चाहूँगा। सिर्फ मैं 2-3 फैक्ट्स देना चाहता हूँ जो आपने चूँकि सवाल पूछ लिया, ताकि वो लोगों के जहन में हो
पहली बात ये कि जून 2019 में सारे महीने में, एक साल पहले उसी महीने में 6,17,000 टन पेट्रोल बिका OMC से। हमने जून 2020 के लिए 8,47,000 टन का इंतज़ाम किया हुआ था, 38% ज़्यादा। जो जून 2020 का महीना गुजरा उसमें 7 लाख और तकरीबन 36,000 टन बिका, लेकिन बाकी जो था 1,15,000 वो इन्वेंट्री इंक्रीज हुई। जो हमारी स्टार्टिंग इन्वेंट्री थी 1 जून को और जो एंडिंग इन्वेंट्री थी वो तकरीबन 1,10,000 से बढ़ी। अब मज़े की बात ये सारे फैक्ट्स हैं और ये कमीशन की रिपोर्ट में नेचुरली सामने आएंगे। सो जून 19 कंपेयर टू जून 20 तकरीबन 20% ज़्यादा सेल हुई, तकरीबन 33% इन्वेंट्री बढ़ी। और सबसे मज़े की बात यह है कि 1 जून से 25 जून तक जब प्राइस बहुत लो थी, रोज़ाना योमिया सेल जो है वो तकरीबन 25,500 टन आ रही थी। 25 जून की रात को जब हमने प्राइस बढ़ाई, पहली की बजाय जब 4-5 दिन पहले बढ़ा दी, तो 26 जून से लेके 15 जुलाई तक का जो पीरियड था तकरीबन 20 दिन का, उसमें डिमांड या सेल OMCs की 25,500 टन पर डे से ड्रॉप होके 18,000 पे रह गई। अब मुझे बताइए कि 25 तारीख और 26 तारीख में फ़र्क क्या पड़ा? प्राइस चेंज हुई तो हुआ ये कि जो बाइंग हो रही थी 1 से 25 वो डिमांड से ज़्यादा बाइंग हो रही थी, और जैसे ही कीमत बढ़ी 26 तारीख को वो ऑल ऑफ अ सडन ओवरनाइट वो 20-25% जो एक्स्ट्रा डिमांड थी वो नीचे आ गई। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें रिपोर्ट में सामने आ जाएंगी। हकीकत की 1 तारीख को जो कीमत थी वो बहुत लो थी। बिल्कुल सही। जी जी बिल्कुल। नदीम बाबर साहब, ये जो IPPs के साथ जो MOU साइन हुए हैं, अगर माजी में तो देखें तो साबिक हुकूमतों ने बड़े महंगे इन कंपनीज के साथ मुआहदे किए, और ज़ाहिर है फिर आप लोगों की हुकूमत हो, इसके लिए एकतरफा तौर पर ज़ाहिर है मुआहदों को ख़त्म करना इतना आसान भी नहीं था और इतना मुमकिन भी नहीं था। और अब ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि IPPs के साथ जो नए मुआहदे हुए हैं उनके तहत जब अब जो मजमूई सलाहियत की बजाय अब देखा जाएगा कितनी बिजली हासिल हुई और कितनी जो है ना उसको इस्तेमाल किया गया, उस लिहाज से अब पेमेंट्स होंगी। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन मेरा जो सवाल पूछने का वो है ये है कि सार्फिन को इसका असर कब तक पहुंचेगा, रिलीफ इसका कब मिलेगा सार्फिन को? देखें, ये तफसीलात तो आपको पावर डिवीज़न के SAPM या मिनिस्टर उमर अयूब साहब दे सकेंगे और वो इंशाल्लाह अगले 2 हफ्ते में इस पर तफसीली ब्रीफिंग देंगे। मैं सिर्फ 2-3 मोटी मोटी बातें करता चलूँ। पहली बात तो ये है कि जो सर्कुलर डेट बढ़ रहा था, सबसे पहले तो सर्कुलर डेट को अरेस्ट करना होगा, उसको कंट्रोल करना होगा। जब वो कंट्रोल में आ जाए तो उसके बाद ही बात हो सकती है ना कि इसकी कोई फर्दर रिलीफ हो सकती है या नहीं। सही। दूसरी बात ये कि ये तो IPPs जो हैं वो सिर्फ टोटल सिस्टम का एक छोटा हिस्सा है। सो गवर्नमेंट के जो अपने प्लांट्स हैं उनके साथ भी यही अमल किया जा रहा है और ये मुकम्मल होने चंद दिन में हो जाएगा। जब ये सारा मुकम्मल हो जाएगा तो एक कंप्लीट पिक्चर सामने आएगी कि ये तमाम एक्शंस का टोटल फ़ायदा क्या है। तीसरी बात जो मैं कहूँगा कि ये अमल जो है कि जनरेशन कॉस्ट को रिड्यूस किया जाए, ये सिर्फ एक जुज़ है टोटल रिफॉर्म पैकेज का। जो टोटल रिफॉर्म पैकेज गवर्नमेंट को दिया गया है उसके 5 हिस्से हैं और ये उसका सिर्फ पहला हिस्सा है। इसका दूसरा हिस्सा डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन साइड की रिफॉर्म है और फिर और बाकी आगे हिस्से हैं। तो इसलिए जब तक ये तमाम चीज़ों को हम होलिस्टिकली इकट्ठा ना करें, ये कहना कि जी इसका कंज्यूमर को क्या रिलीफ होगा, ये थोड़ा सा कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन तफसीलात इंशाल्लाह आपको 2 हफ्ते के अंदर सामने आना शुरू हो जाएगा। नदीम बाबर साहब, लास्ट वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पिछले 1 साल से मीटिंग्स में ये बात दोहराते आ रहे हैं, कहते आ रहे हैं कि जितनी भी तमाम सरकारी कंपनीज़ हैं यहाँ पर एडहॉकिज़म को ख़त्म किया जाए, परमानेंट जो अफसरान हैं MDs हैं उनको तैनात किया जाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि सुई सदरन हो, नॉर्दर्न हो, इनमें सुई सदरन के जो MD हैं तुफैल साहब और सुई सदरन के जो हैं अमीन राजपूत साहब, फिर इसी तरह PPL के जो MD हैं जनवरी 2019 से ये एडहॉकिज़म पर हैं और कहा जाता है कि कैबिनेट से इनकी अप्रूवल भी नहीं ली गई।
तो जब वज़ीर-ए-आज़म साहब एक बात को रिपीटेडली जो है ना वो कह रहे हैं मीटिंग्स में, तो क्यों एडहॉकिज्म को ख़त्म क्यों नहीं किया जा रहा, परमानेंट क्यों नहीं अफसरान लगाए जा रहे सर? देखिए, जब मैं पेट्रोलियम डिवीज़न में आया तो हमारी तकरीबन 14 कंपनियां हैं जो वन वे और दी अदर पेट्रोलियम डिवीज़न से मुंसलिक है। इनमें तकरीबन सभी में एक्टिंग एमडीज़ या सम प्रोविजनल बेसिस पे काम चल रहा था। इनमें से तकरीबन 10 की हम परमानेंट एमडीज़ लगा चुके हैं। सुई सदरन का स्पेसिफिकली मैं आपको बता दूं कि सुई सदरन के बोर्ड ने 3 दफ़ा इसका एडवर्टाइजमेंट प्रोसेस किया है। पहली 2 दफ़ा उनको कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं उनकी दानिस्त में मिल सका जो वो समझे कि वो इस कंपनी को रिफॉर्म कर सकते हैं। अब तीसरा प्रोसेस चल रहा है और तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। और सुई सदरन इन पर्टिकुलर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सुई सदरन के ऊपर या उनके पुराने एमडीज़ के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के जो LNG के हवाले से नैब की इंक्वायरीज़ चल रही हैं, जो आपको भी मालूम है, मैं उस तफसील में नहीं जाऊँगा। उसमें चूँकि सुई सदरन की कंपनी भी सिग्नेटरी है, तो इसलिए सुई सदरन में काफ़ी लोगों को, आउटसाइडर्स को अप्लाई करने में आप समझ लें कि कुछ कंसर्न या वरी था कि भाई ये पुरानी इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। अच्छा। तो इसलिए वो तीसरी दफ़ा बोर्ड को एडवर्टाइज़ करना पड़ा है, लेकिन वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है उनका प्रोसेस। और मुझे उन्होंने यही बताया कि अगले 10-15 दिन में वो हमें अपनी रिकमेंडेशंस भेज देंगे। इसी तरह जो सुई नॉर्दर्न का वो प्रोसेस तो हमारा मुकम्मल हो चुका है, वो PM ऑफिस रिकमेंडेशंस जा चुकी हैं। इंशाल्लाह आने वाले चंद हफ्तों भी मुकम्मल। PPL भी उसी पोजीशन में है, वो भी सिलेक्शन हो चुकी है, शॉर्ट लिस्ट हो के हमारी तरफ से वो इस वक्त क्लियरेंस प्रोसेस में है। तो ये तीनों पोजीशन जो है इंशाल्लाह अगले महीने 1.5 में मुकम्मल हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर साहब से हमने तफसीली गुफ्तगू की। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मुल्क भर में आटा बहरान फिर से सर उठा रहा है। KPK समेत मुल्क के तमाम सूबों में हुकूमती नरखों पर आटे की दस्तयाबी एक संगीन मसला बना हुआ है और नान भाइयों ने आटा महंगा होने की वजह से रोटी भी महंगी कर दी है, जिसके बाद अब रोटी की कीमत 20 रुपये तक पहुँच चुकी है। जबकि कराची, हैदराबाद, लाहौर और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में 1 किलो आटा 70 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है जो न सिर्फ अपनी खुराक की ज़रूरियात पूरी करता है बल्कि कई दूसरे ममालिक को अपनी ज़रिए अजनास बरामद भी करता है। लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसे से मुल्क में कभी गंदम गायब हो जाती है, कभी आटा नायाब हो जाता है, कभी उनकी कीमतों में मनचाहा अचानक से इजाफा कर दिया जाता है। गुज़श्ता रोज़ भी पेशावर हाई कोर्ट में सूबाई वज़ीर खुराक, सेक्रेटरी फूड और DCO को तलब किया गया और अदालत ने पूछा कि आखिर हुकूमत क्या कर रही है। अवाम को रिलीफ फराहम करना हुकूमत का काम है, जिसमें वो नाकाम दिखाई देती है। अवाम आटे के लिए दरबदर हो रहे हैं और किसी को परवाह नहीं है, जिस पर अदालत को ये बताया गया कि KPK हुकूमत ने पंजाब की पॉलिसी अपनाई है जिससे फ्लोर्स मिल्स एसोसिएशंस को नुकसान उठाना पड़ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा को पंजाब से गंदम जो है ये महंगी मिल रही है। पंजाब गंदम पैदा करने वाला सबसे बड़ा सूबा है जो खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर तक को गंदम और आटा फराम करता है, जबकि KPK में गंदम की मकामी पैदावार सूबे की मजमूई ज़रूरियात के 1/4 से भी बहुत कम है। और यही वजह है कि आज पेशावर की ओपन मार्केट में 20 किलो आटे के थैले की जो कीमत है ये 860 रुपये से बढ़कर 1200 रुपये तक पहुँच गई है। जबकि पंजाब में भी सस्ता आटा फराहमी के बारे में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को एक ख़त लिखकर ये कहा है कि पंजाब तन्हा इतनी बड़ी सब्सिडी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी बारे में हमारे ही प्रोग्राम में पंजाब के सीनियर वज़ीर, सूबाई वज़ीर खुराक अलीम खान ने 2 रोज़ पहले ये कहा था कि पंजाब के ऊपर दीगर सूबों का भी बोझ है, सब्सिडी सिर्फ हम दे
दे रहे हैं, दीगर सूबों को भी सब्सिडी देनी चाहिए। सुनिए जरा। हम अगर 860 रुपए का आटा दे रहे हैं तो उनको भी चाहिए कि वो भी इसको सब्सिडी दें। करें आप, सिर्फ पंजाब पे बोझ ना पड़े। पंजाब पे बोझ है इस वक्त, सिर्फ सिंध का नहीं है, केपी और बलूचिस्तान का भी है। हमारा आटा जो है वो इस वक्त सारी तरफ जा रहा है। रहीम यार खान इतना सा है, उधर वो 60 मिले फ्लोर मिल्स क्या कर रही हैं? बिल्कुल वो सारा आटा वहां बनाती हैं, गंदम हमसे सब्सिडी लेती हैं और वो आटा सारे का सारा सिंध में चला जाता है। मैं बात करूंगी सूबाई वजीर इत्तलात केपी के कामरान बंगी साहब से। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान बंगी साहब आपका। कामरान बंगी साहब, सबसे पहले तो ये ज़रा आटे का और ये जो गंदम का बहरान है, केपीके में नान बाई जो हैं उन्होंने रोटी महंगी कर दी है, पेशावर हाई कोर्ट ने भी इसका नोटिस लिया है कि आप लोगों को मतलूबा जो आप लोगों की मिकदार है ज़रूरत के मुताबिक आप लोगों को गंदम नहीं मिल रही है। आपने जैसे फरमाया कि खैबर पख्तूनख्वा में वो आपने अलीम खान साहब की बातें भी सुनाई। मैं किसी किस्म की सूबाइयत की बात नहीं करना चाहता। हम एक मुल्क हैं, एक कौम है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा की अपनी खासियत है, हम वफाक को बिजली वाफिर मकदार में मुहैया करते हैं जिनसे पूरा पाकिस्तान इफ़ादा हासिल करता है। हमारे माइंस और मिनरल्स का बहुत बड़ी प्रोडक्शन है। फिर क्रॉप्स के हवाले से अगर आप देख लें तो खैबर पख्तूनख्वा फ्रूट्स के हवाले से, टोबैको के हवाले से और इस तरह की हमारी अपनी जो प्रोडक्शन है, राइस की हमारी प्रोडक्शन है, चीनी की है, वो हम पूरे पाकिस्तान के साथ एक स्टेट के तौर पर हम कंट्रीब्यूट करते हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा अपना हिस्सा देती है। लेकिन जब बात आती है वीट की और वीट क्रॉप की तो खैबर पख्तूनख्वा को ये मुश्किलात फिर सामने आती हैं कि सूबे पंजाब जो है वो कहते हैं कि जी हमारा तो गंदम है और हम तो पूरे पाकिस्तान हमारे ऊपर डिपेंड करता है ये। तो उसकी वजह से बदकिस्मती यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में ऐसी सिचुएशन जन्म लेती है। 1997 और 98 में भी यही हुआ। जब जब हमें ज़रूरत पड़ी वहाँ पे नाके भी बनाए गए, वहाँ पे स्टॉपेज भी की गई। तो ये एक बदकिस्मती है कि हमें ऐसे बाद में ट्रीट किया जाता है कि हमें फिर इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। अब इन्होंने जो सब्सिडी की बात की अलीम खान साहब ने, हमारी पार्टी के हैं, सीनियर मिनिस्टर भी हैं, बड़े अजीज़ दोस्त भी हैं मेरे, लेकिन सब्सिडी तो खैबर पख्तूनख्वा भी देती है। आपने जो रेट दिया उससे हमने आपसे ज़्यादा रेट में गंदम लिया और हमने अपनी आवाम को कम रेट पे दिया। मजमूई तौर पर खैबर पख्तूनख्वा की क्रॉप प्रोडक्शन जो है, जैसे आपने फरमाया 4.3 मिलियन हमारी टोटल ज़रूरत है और हमारी अपनी प्रोडक्शन 1.1 मिलियन है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा जो है वो यानी अपनी प्रोडक्शन हमारी कम है तो हमारी डिपेंडेंस है पंजाब के ऊपर। बिल्कुल ऐसा नहीं है। पंजाब में जब वाफिर मिकदार में गंदम पैदा होती है तो यही खैबर पख्तूनख्वा उनसे ख़रीदती है। आपके किसानों के ऊपर, आपके ज़मींदारों के ऊपर जो प्रेशर आता है तो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम जो है उसको बर्दाश्त करती है। लेकिन जब हमें मुश्किलात पेश आती है तो फिर हमें इस तरह की पंजाब ज़रूरियात तो पूरे करती, पंजाब जो है ये पंजाब ज़रूरियात तो पूरी करता है ना? नहीं करता ना जी, नहीं करता। मैं आपको चूंकि नहीं करता, मैं आपको ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहता क्योंकि किसी किस्म की मैं सूबाइयत की और उसकी बात में नहीं करना चाहता। हम एक मुल्क, एक कौम है। लेकिन पंजाब में जब प्रोक्योरमेंट का सीज़न हुआ, हमारे खैबर पख्तूनख्वा ने जब प्रोक्योर करना शुरू कर दिया तो वहाँ पे नाके लगाए गए। हमने हर लेवल पे उसको टेकअप किया, प्राइम मिनिस्टर तक हम बात को ले गए कि हमारे लोग सफ़र करेंगे। अभी जो आपने क्या मतलब रोका गया, नाके लगाए गए कि यहाँ से जो वीट है वहाँ ना जाए, इसलिए? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये तो आईनी तौर पर तो बैनुल सूबाई नकलो हरमल जो है आटे की, चीनी की, ये तो आप रोक ही नहीं सकते। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। ये पहली दफ़ा नहीं है, ये ऐसे नहीं है कि अलीम खान साहब ने किया, इससे पहले भी कई दफ़ा हुआ। हमारे तो इधर हम शोकर खाने पर मजबूर हो गए थे, ऐसे वक्त भी आया था। इस वजह से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत एग्री कर गई है। वफाक को हमने रिक्वेस्ट की, हम TCP से जो 1.5 लाख टन गंदम दरामद कर रहे हैं उस पर हम 2 अरब 75 करोड़ रुपए की सब्सिडी हम दे रहे हैं। हमारा एक गरीब सूबा है, 8.5 अरब की गंदम अगर हम खरीदें तो हम तकरीबन 2.25 अरब रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं। हम अपने अवाम को इस हालत में एक किल्लत के रहम करम पर नहीं छोड़ सकते। तो हमने इतने टफ फैसले किए हैं, हमने हर फोरम पे इस बात को उठाया और हम अभी भी आपके तवस्सुत से भी इस बात को उठा रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हो या पंजाब हो या बलूचिस्तान हो या सिंध हो या आज़ाद कश्मीर हो या गिलगित बल्तिस्तान, हम एक मुल्क हैं।
बिल्कुल। कहीं पे अगर पंजाब की अगर माशाल्लाह जो प्रोडक्शन है गंदम की वो ज्यादा है तो खैबर पख्तूनख्वा भी पूरे पाकिस्तान को फ्रूट्स देता है, टोबैको देता है, हम जो है मिनरल देते हैं, बिजली हम देते हैं, तो ये एक आवाम है, एक दूसरे की जरूरियात पूरी करनी है। बिल्कुल ठीक है, इसमें किसी का भी किसी पर कोई एहसान नहीं है। अच्छा, एक वक्त का मैं एक सवाल करना चाहती हूँ। BRT जो अल्लाह अल्लाह करके चले हुआ ही, आप लोगों ने इनॉग्रेट कर ही दिया, काम मुकम्मल ना होने के बावजूद इनॉग्रेट उसको किया गया, इफ्तिताह किया गया उसका। ये क्या मसला है बसेस में आग लगने का? वो जो बस में आग लगने का वाकया वो क्या है? और जो छतें टपक रही हैं बस स्टेशन पर, ये क्या हो रहा है? इसका मतलब है जो तनकीद होती थी कि म्यारी काम नहीं है, इसमें जो करप्शन की बातें होती थी, अपनी मर्जी के ठेके देने की बातें होती थी, वो तो सब कुछ नज़र आ रहा है कि काम बड़ा गैर म्यारी काम हुआ है वहाँ पे। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे। एक तो टोटल 30 स्टेशंस हैं, 30 स्टेशंस में एक स्टेशन के ऊपर मुरम्मत हो रही थी, कॉन्ड्यूट वो डलवा रहे थे बिजली का और उसके ऊपर वो ओपन था, यानी अगर कोई टेक्निकल मसला था तो स्टैंडर्ड तो अगर खुदा न खास्ता इम्प्लीमेंट नहीं हुआ कोई और है तो फिर 30 स्टेशंस पे क्यों नहीं मसला है, एक स्टेशन पे फिर क्यों प्रॉब्लम है? तो वो बिजली का जो है वो कॉन्ड्यूट खुला था और फिर जब बारिश हुई तो ह्यूमन लॉस का खतरा था, कोई और इंसिडेंट हो सकता था, तो उन्होंने काम छोड़ दिया। तो इसकी वजह से जो है वो कॉन्ड्यूट खुला था, तो बारिश भी बड़ी तूफानी बारिश थी, आपको पता है इस चीज़ का। दूसरा जो आपने बस में आग लगने की बात की, कल रात को ये सानहा पेश आया, मैं खुद वहाँ पे मौजूद था। ये आज जो है वो चाइना से भी टीम्स आना शुरू हो गई, ये एक अनहोनी वाकया। इस पे हम देख रहे हैं कि क्या ये टेक्निकल मसला है या... बहुत बहुत शुक्रिया सूबाई वज़ीर इत्तलात केपी के कामरान बंगी साहब हमारे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, तहरीक इंसाफ हुकूमत गुज़श्ता 2 सालों से इदारों में इस्लाहात की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक इसमें इसको कोई खातिर खा कामयाबी नहीं मिल सकी है। और अब इंकशाफ ये हुआ है कि सरकारी मुलाजमीन और अफसरान की पेंशन्स में खिलाफ कानून इजाफे और मतलूबा इकदामात न करने की वजह से वजारत ख़जाना ने पेंशनर्स को अदायगियों के लिए अब हाथ खड़े कर दिए हैं। ज़राए का ये दावा है कि वजारत ख़जाना की जानिब से वज़ीर आज़म को एक रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें होश उड़ा देने वाले इंकशाफात किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता 3 सालों के दौरान कौमी ख़जाने पर पेंशन का बोझ 146 अरब रुपए इजाफे से बढ़कर 448 अरब रुपए तक पहुंच गया और इस जारी माली साल में 22 अरब रुपए मजीद इजाफे के बाद ये जो है ना 470 अरब तक ये इजाफा हो जाएगा। और अब लम्हा फिक्रिया ये है कि कौमी ख़जाना पेंशनर्स का बोझ उठाने से अब कासिर है, जबकि अब ये फैसला किया गया है कि अक्टूबर में बैंकों और पाकिस्तान पोस्ट से बुक पर पेंशन लेने का जो सिस्टम है इसको ख़त्म कर दिया जाए। 13 लाख पेंशनर्स नवंबर से पेंशन की रकम सिर्फ बैंक अकाउंट के ज़रिए जो है वो वसूल कर सकेंगे। वजारत ख़जाना पेंशन की रकम का बंदोबस्त करने के लिए अब जो अल्टरनेट मुतबादिल है वो निज़ाम पेश करेगी, जबकि हर साल पेंशन फ़ंड्स की रकम और पेंशनर्स की तादाद में इजाफे, पेंशन फ़ंड्स में अदम ताउन और पेंशन फ़ंड्स में मुख्तलिफ अलाउंसेस की शमूलियत, खुद मुख्तार इदारों की जानिब से पेंशन की अदायगी, पेंशन की फराहमी और फैमिली पेंशन के मसाइल की वजह से अब जो पेंशन फंड्स हैं ये गैर पायदार ये सिस्टम हो चुका है। वज़ीर आज़म ने इन तमाम मसाइल का नोटिस लिया है और इन मसाइल से निमटने के लिए वजारत ख़जाना को हतमी प्लान और सिफारिशात कैबिनेट इजलास में पेश करने की ये डायरेक्शंस दी हैं। जबकि अब खिलाफ कानून पेंशन बढ़ाने वाली सरकारी कंपनियों का फ्रांसिक ऑडिट भी होगा। इस पर मैं बात करूंगी। इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सुहेल भट्टी ने मुझे ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल भट्टी आपका। सुहेल भट्टी, कौन कौन से सरकारी इदारे हैं जिन्होंने खिलाफ ज़ाब्ता, खिलाफ कानून पेंशन्स को इतना बढ़ा दिया कि आज डबल ट्रिपल तक ये जो है ना वो रकम पहुंच गई है, जिसको आज कौमी ख़जाना भी बर्दाश्त करने से कासिर और वजारत ख़जाना ने हाथ खड़े कर दिए अपने? शाज़िया, पाकिस्तानी कौम और कौमी ख़जाना मुल्की और गैर मुल्की कर्ज़ों के बोझ तले दबा हुआ है। हुकूमत को अमूर मुमलिकत चलाने के लिए
हर माह हम देखते हैं कि उसे भारी कर्ज लेना पड़ता है। ऐसी सूरत हाल के दौरान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक इनिशिएटिव लिया, कौम से वादा किया कि हम इस्लाहात करेंगे और माजी की हुकूमतों के जो गलत इकदाम थे, जो उनकी गलत स्ट्रेटजी थी, जिसके नतीजे में आज कौम को खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, हम उससे निकलेंगे। मुख्तलिफ इनिशिएटिव लिए गए, लेकिन बहुत से मामला अभी तक कंक्लूड नहीं हो पा रहे। गुज़श्ता चंद रोज़ कबल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को वज़ारत ख़जाना की जानिब से एक ब्रीफिंग दी गई, चूँकि जो सरकारी मुलाजमीन और अफसरान को पेंशन की अदायगियों का मामला है वो गुज़श्ता 3 सालों के दौरान 140 अरब रुपये इजाफे के साथ 470 अरब रुपये तक पहुँच चुका है। अच्छा, ये रकम जो पेंशन को मुसलसल अदा करना पड़ रही है, ये रकम कहीं से जनरेट नहीं हो पा रही। आप यूं समझ लीजिए कि हम कहीं ना कहीं से कर्ज लेते हैं जो बजट डेफिसिट के अंदर शामिल होता है और मुख्तलिफ लोगों को इसकी अदायगी कर दी जाती है। सिर्फ एक बात यहाँ पे क्लियर कर दें, ये जो पेंशन में इतना इजाफा हुआ है, ये पेंशनर्स की तादाद में इजाफे की वजह से इतना बोझ बढ़ा है या पेंशन्स में इजाफा किया गया है? देखिए, जो नाइट एडिशन को जो ये डॉक्यूमेंट मसूल हुए हैं, ये वो रिपोर्ट है जो वजारत खजाना ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को पेश की है। उसमें बताया गया कि एक तो मुख्तलिफ सरकारी इदारों की जानिब से खिलाफे कानून गुज़श्ता 3 सालों में बिलखसूस पेंशन की शरह में बहुत ज़्यादा इजाफा किया गया है और उसका बोझ पड़ा है कौमी खजाने के ऊपर। उसके साथ पेंशनर की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। तो उन्होंने ये 2 बुनियादी वजूहात बताए हैं, जिसके नतीजे में प्राइम मिनिस्टर ने अब नोटिस लिया इस मामले का। ये फैसला कर लिया गया है कि वो तमाम सरकारी इदारे जिन्होंने वफाकी हुकूमत की डायरेक्शन के बरक्स खिलाफ कानून इकदाम उठाते हुए, क्योंकि मुख्तलिफ लोग अफसरान जो कंपनियों में मौजूद होते हैं उन्हें पता हमने रिटायर होना है, तो उन्होंने बहुत एबनॉर्मल वे में अपनी पेंशन में इजाफा किया, जिसका खमियाजा कौमी खजाने को भुगतना पड़ रहा है। और रवा माली साल के दौरान जो इसका हुजम है उसमें मजीद इजाफा होगा 22 अरब रुपए का। तो अब हम वजारत खजाना ने हाथ खड़े कर दिए, हम ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जो मजबूरी तौर तादाद है पेंशनर की वो 18 लाख से तजावज़ कर चुकी है, जिसके अंदर अभी भी 13 लाख ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको हुकूमत को नहीं पता कि क्या उनको बराह रास्त पूरी पेंशन की रकम मिल रही है या नहीं, क्योंकि वो उनको दी जाती है नॉन डायरेक्ट क्रेडिट सिस्टम के जरिए से। वो एक बुक उनके पास होती है, बैंक जाते हैं या पाकिस्तान पोस्ट में उनसे वो पेंशन हासिल करते हैं, जिसमें इस बात का एक अंदाजा लगाया गया है कि अरबों रुपए का ये एक स्कैंडल है, जिसको रोकने के लिए हुकूमत ने एक बड़ा फैसला किया है, जिसका फायदा पहुंचेगा यकीनी तौर पर सर्कुलर डेट के बाद निपटना जो है ना वो इससे बड़ा चैलेंज लगता है कि जिस तरह सर्कुलर डेट से आज हुकूमत निपट रही है, उसके बाद पेंशन इतना बड़ा मसला हो गया है। तो कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी भी तजावीज़ हैं, कट लगा दिया जाए, फ्रीज कर दिया जाए, ताकि हर साल इतनी रकम निकालना कोई सोर्स नहीं है, हुकूमत के पास कोई पता नहीं है कि कहाँ से आपने इतनी रकम को जनरेट करना है। तो कुछ ऐसा भी तजावीज़ हैं ज़ेर गौर कि इसको फ्रीज किया जाए या कट लगे इन पर? जी बिल्कुल शाजिया, इस मामले से अब निपटने के लिए 3 तजावीज़ के ऊपर काम जारी है, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने डायरेक्शन दी है वजारत खजाना को, जो कि आइंदा हफ्ते वफाकी काबीना के सामने हतमी प्लान पेश करेगी। पहला फैसला ये किया गया है कि जो पे एंड पेंशन कमीशन कायम किया था, जिसने सिफारिशात तैयार करनी थी, उसकी हतमी सिफारिशात तैयार की जाएँ। जो 13 लाख ऐसे लोग हैं जो कि एक बुक के जरिए से बैंकों से पाकिस्तान पोस्ट पेंशन वसूल करते हैं, उनका ये सारी बुक्स अक्टूबर 2020 में ख़त्म कर दी जाएंगी और नवंबर में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को हिदायत जारी कर दी गई हैं। वो इन तमाम के बैंक अकाउंट्स खुलेंगे और बरह रास्त रकम उनके अकाउंट्स में जाएगी, जहां से पता चल सकेगा कि गोश्त पेंशनर्स कितने हैं। एक मामला ये। दूसरा मामला अब ये करने जा रही है हुकूमत कि मुतबादल पेंशन फंड का एक तरीकाकार क्या होगा कि जो रकम हम कहीं ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करें, पेंशन फंड कायम करके, जहां से हुकूमत को अपनी जेब से पैसे डालने की बजाय बल्कि चंद पाकिस्तानी कंपनियों ने, जिसके अंदर OGDCL शामिल है और कंपनियों की एग्जाम्पल है, उन्होंने पेंशन फंड्स को खुद जनरेट किया है, मुख्तलिफ मार्केट में मुख्तलिफ जगहों पर इन्वेस्ट किया है, वहां से उनको पैसा मिलता है, वो अपने पेंशनर्स को अदायगी करती हैं। तो हुकूमत अब इस ऑप्शन पर गौर करने इंप्लीमेंट करने जा रही है कि हम रकम कहीं सरमायाकारी करें, वहां से उनको अदायगियाँ करें और मुस्तकबिल के अंदर जो पहले चंद सालों तक पहले बहुत ज़्यादा इजाफा होता था पेंशन में, वो सिलसिला अब नहीं होगा, बल्कि माजी के फैसलों को भी रिव्यू किए जाने का इम्कान है, जो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि माजी के अंदर जो फैसले हुए अब हम उनके ऊपर भी नजरसानी करें। 470 अरब हम अदा नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सुहेल भट्टी हमारे साथ थे। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।